दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी बेशरम बहू। ये कहानी का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईशिता ने शादी के बाद हर हाल में अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन विनोद हमेशा उससे दूर दूर रहा। माँ बनने की खबर सुनकर ईशिता को लगा था कि शायद अब विनोद बदल जाएगा, मगर उसकी बेरुखी पहले जैसी ही रही। बेटे की उम्मीद में जी रही ईशिता को उसकी दोस्त रागनी ने समझाया कि बेटी और बेटे में फर्क करना गलत है। डिलीवरी के समय ईशिता की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी होने की खबर सुनते ही विनोद अस्पताल छोड़कर चला गया, जिससे ईशिता का दिल टूट गया। अब कहानी में आगे धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। अब ईशिता को अस्पताल से घर आए करीब 10 दिन हो चुके थे। घर में माहौल थोड़ा सामान्य होने लगा था। तभी एक दिन विनोद की माँ ने कहा कि अब बच्ची का नामकरण कर देना चाहिए। ईशिता ने भी इस बात के लिए हामी भर दी, लेकिन अभी तक इस बारे में विनोद से कोई बात नहीं की गई थी। वैसे भी ईशिता को अच्छे से पता था कि अब विनोद ने अब तक अपनी ही बेटी को दिल से स्वीकार नहीं किया, तो वो नामकरण जैसी रस्म में भला दिलचस्पी क्यों दिखाएंगे। ईशिता चाहती तो पूरे परिवार के सामने विनोद से शिकायत कर सकती थी, उसे गलत ठहरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि एक इंसान की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो। आखिर बाकी लोगों की क्या गलती थी। इसीलिए उसने तय किया कि जो भी बात होगी वह सिर्फ उसके और विनोद के बीच ही रहेगी। कुछ दिनों बाद बच्ची का नामकरण रखा गया। घर में रिश्तेदारों और मेहमानों की रौनक थी। विनोद की बहन शिवानी ने बच्ची का नाम सानवी रखा। नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। तभी सभी को नाम बहुत पसंद आया। ईशिता को उम्मीद नहीं थी कि विनोद इस समारोह में शामिल होगा, लेकिन वह आया जरूर। हालांकि उसका वहां होना और ना होना लगभग ना के बराबर था। वह सिर्फ लोगों की बातें बंद कराने के लिए मौजूद था। पूरे कार्यक्रम के दौरान उसने ना तो एक बार अपनी बेटी को गोद में लिया और ना ही उसके चेहरे की तरफ ठीक से देखा। घर में खुशी का माहौल था। गाने बजाने बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे और हर तरफ हंसी गूंज रही थी। इस्ता भी सानवी के पास बैठी हुई थी, लेकिन उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। कुछ देर बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी। उसने सोचा कि सब लोग इतने व्यस्त हैं, ऐसे में पानी के लिए किसी को क्या परेशान करना। इसीलिए वह खुद ही रसोई की तरफ चली गई। सानवी वहीं बिस्तर पर लेटी हुई थी और दूसरी तरफ विनोद बैठा था, मगर उसकी नज़रें अब भी अपनी बेटी पर नहीं थी। वह बस चुपचाप बैठा वक्त काट रहा था। उसी दौरान नाचते समय एक लड़की का लंबा चुन्नी उड़कर सीधे सानवी के चेहरे पर आ गिरा। छोटी सी बच्ची का पूरा चेहरा कपड़े से ढक गया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो हाथ पैर चलाने लगी, लेकिन तेज संगीत की आवाज़ से उसकी हल्की रोने की आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। विनोद बिल्कुल पास बैठा था, मगर उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि बच्ची ठीक है या नहीं। उधर जैसे ही ईशिता पानी पीकर वापस लौटी, उसकी नज़र सानवी पर पड़ी। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। वह भागती हुई आई और तुरंत चुन्नी हटाकर सानवी को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्ची तेजी से सांसें लेने की कोशिश कर रही थी। ईशिता की घबराहट देखकर अब जाकर विनोद को ध्यान उधर गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? बस फिर क्या था, एक माँ का डर और गुस्सा दोनों एक साथ बाहर आ गया। ईशिता ने बिना कुछ सोचे विनोद को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि कुछ ही पल में वहाँ का शोर थम गया। गाना बंद हो गया और सबकी नज़रें ईशिता और विनोद पर टिक गई।
विनोद अपने गाल पर हाथ रखे बस ईशिता को देखता रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशिता कभी उस पर हाथ भी उठा सकती है। कुछ सेकंड बाद वह बिना कुछ बोले वहां से उठकर सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। ईशिता भी सानवी को संभालते हुए उधर पीछे की तरफ चली गई। नीचे खड़े लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन इतना सबने जरूर देख लिया था कि ईशिता ने सबके सामने विनोद को थप्पड़ मारा है। कमरे में पहुंचते ही विनोद का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ? ईशिता की आंखों में इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची का डर दिखाई दे रहा था। उसने विनोद की तरफ देखते हुए कहा, मैंने थप्पड़ अपने पति को नहीं मारा, मैंने उस पिता को थप्पड़ मारा है जो अपनी ही बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। मैंने उस इंसान को थप्पड़ मारा जो अपनी बच्ची के सामने बैठा था, फिर भी उसे तड़पता हुआ देख नहीं पाया। अगर मैं थोड़ी देर और से आती तो पता नहीं क्या हो जाता। ईशिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बोली, जिस इंसान की खुद एक बहन हो, अगर वही बेटा और बेटी में फर्क करे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज पहली बार विनोद पूरी तरह चुप हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि सामने सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए लड़ने वाली एक माँ खड़ी है। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। तभी अचानक दरवाज़ा तेजी से खुला। शिवानी घबराई हुई हालत में अंदर आई। उसने सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भैया, नीचे दादी अचानक बेहोश हो गई हैं, जल्दी चलिए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। घर के पुरुष दादी को लेकर अस्पताल चले गए, जबकि ईशिता और घर की बाकी महिलाएं घर पर ही रहीं। ईशिता काफ़ी परेशान थी। उसने अपनी सास से घबरा कर पूछा, माँ जी, दादी माँ को अचानक क्या हो गया? लेकिन उसकी सास पहले से ही उस पर गुस्से थी। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, अचानक कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, जो भी हुआ है सब तेरी वजह से ही हुआ है ईशिता। ईशिता हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। उसकी सास ने गुस्से में आगे कहा, तूने सबके सामने अपने पति पर हाथ उठाया। दादी ये सब सहन नहीं कर पाईं और सदमे में बेहोश हो गईं। भगवान करे उन्हें कुछ ना हो, वरना मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब ईशिता का सब्र का बांध भी टूट चुका था। उसने पहली बार अपनी सास से खुलकर जवाब दिया। उसने नम आंखों से कहा, मैंने आपके बेटे को सिर्फ एक थप्पड़ मारा तो मैं इतनी गलत हो गई, लेकिन जब आपकी पोती तड़प रही थी तो आपके बेटे ने एक बार भी उसे देखने की कोशिश तक नहीं की। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो तब क्या आप चुप रहती? वो आगे बोली, आप भी एक माँ हैं और मैं भी एक माँ हूँ। अगर आपको अपने बेटे का दर्द दिखाई दे रहा है तो मुझे भी अपनी बेटी का दर्द क्यों नहीं महसूस होगा। ईशिता की बातें सुनकर उसकी सास बिल्कुल चुप हो गई। शायद उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। आज पूरे घर के लोग ईशिता को बदला हुआ रूप देखकर हैरान थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। कुछ देर बाद विनोद के पिता का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि दादी माँ सुबह से कुछ खाए बिना थी, इसीलिए उन्हें कमजोरी से चक्कर आ गया था। अब उनकी हालत ठीक है, लेकिन कमजोरी ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें 1-2 दिन के लिए अस्पताल में ही भर्ती रखने की सलाह दी थी। गलती बस इतनी हो गई कि ईशिता की सास ने फ़ोन स्पीकर पर लगा हुआ रखा था। घर में मौजूद सभी लोगों ने साफ साफ सुन लिया कि दादी के बेहोश होने की असली वजह उनकी खुद की लापरवाही थी, न कि ईशिता। लेकिन इसके बावजूद घर वालों का व्यवहार ईशिता के लिए बदल चुका था। अब कोई उससे पहले की तरह बात नहीं करता था। हर कोई उससे दूरी बनाकर रहता था। ईशिता को ये सब बहुत अजीब लगने लगा। एक तरफ पहले से ही विनोद और उसके रिश्तों में दूरियां बढ़ चुकी थी। अब तो पूरे ससुराल का बदला हुआ व्यवहार उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगा था।
धीरे धीरे ईशिता ने खुद को घर के कामों में व्यस्त करना शुरू कर दिया। बचा हुआ सारा समय वो अपनी बेटी सानवी के साथ बिताने लगी। 2 दिन बाद दादी माँ भी अस्पताल से वापस घर आ गई। ईशिता अभी भी दादी माँ के कमरे में ही रह रही थी। उसका अपने कमरे में जाने का मन ही नहीं करता था। वो दिन भर सानवी और दादी माँ दोनों का ध्यान रखती। हालांकि उसके मन में अब भी विनोद से बहुत सारी बातें थी। वो अपने रिश्ते को लेकर उससे खुलकर बात करना चाहती थी, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेती। उसे लगता था कि इस समय अगर उसने अपने रिश्ते की बात छेड़ी तो सबको यही लगेगा कि उसे घर की परेशानियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। ईशिता मन ही मन सोचती, वैसे भी विनोद मुझसे प्यार तो करते नहीं हैं, फिर बेवजह खुद को स्वार्थी क्यों साबित करूं? कुछ दिन और रुक जाती हूं, शायद तब तक दादी माँ भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उसे ये डर भी था कि अगर उसकी और विनोद की बात फिर से बिगड़ गई और दादी माँ की तबीयत पर उसका असर पड़ा तो शायद इस बार कोई उसे माफ़ ही नहीं करेगा। इसी डर की वजह से उसने कुछ समय तक चुप रहने का फैसला कर लिया। अब ईशिता रोज सुबह उठकर घर का काम करती, बीच बीच में सानवी और दादी माँ का भी ध्यान रखती। पूरे घर में सिर्फ दादी माँ ही थी जो उससे प्यार से बात करती थी, वहीं उसकी तकलीफ समझती थी। बाकी सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते। एक ही घर में रहते हुए ईशिता को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो उन लोगों के लिए कोई अपना है ही नहीं, बल्कि एक अजनबी हो। धीरे धीरे इसका असर छोटी सानवी पर भी पड़ने लगा। पहले जहाँ घर के लोग उसे प्यार करते थे, अब कोई भी उसे गोद में नहीं लेता था। ये सब अब ईशिता के लिए सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आखिरकार उसने कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने का फैसला कर लिया। जब उसने अपनी सास को मायके जाने की बात बताई तो उन्होंने बहुत ही बेरुखी से कहा, जहाँ जाना है चली जाओ और जब तक मन करे वहीं रहना, यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सास की बातें सुनकर ईशिता का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप दादी माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी बेटी सानवी को गोद में उठाई और भारी मन से अपने मायके के लिए निकल गई। ईशिता अब अपने मायके में थी, लेकिन उसका दिल आज भी अपने ससुराल में ही अटका हुआ था। वो चाह कर भी विनोद को अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। उसे आज भी उनके साथ, उनके सहारे और उनके प्यार की ज़रूरत महसूस होती थी। लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ था, उसके बाद ईशिता अच्छी तरह जानती थी कि विनोद उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस रिश्ते को उसने पिछले 2 साल से बड़ी मेहनत से संभाल कर रखा था, वो अचानक इतनी जल्दी कैसे टूट गया। सब कुछ जैसे पल भर में बदल गया। अब वो अपने मायके आ चुकी थी और उसकी सास भी साफ शब्दों में कह चुकी थी, जब तक मन करे वहीं रहो। ऐसे में बिना बुलाए वापस ससुराल जाना मतलब अपनी बची हुई इज्जत भी खो देना था। ईशिता जानती थी कि अगर वो खुद से वापस चली जाएगी तो शायद विनोद खुद को सही और उसे गलत समझेंगे, और सिर्फ वही नहीं, पूरा परिवार भी यही मानेगा कि सारी गलती ईशिता की ही थी। उसकी माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा तू यहीं रह जा, फिर से कोई नौकरी शुरू कर ले, हमें तुझे उस घर में वापस नहीं भेजना। कैसे लोग हैं वो, अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि गलती उनके बेटे की भी कम नहीं है। ईशिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, छोड़ो माँ, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। उसकी माँ तुरंत बोली, ठीक है, मान लिया तेरी किस्मत में दुख लिखा था, लेकिन छोटी सानवी का क्या, उसकी ज़िंदगी तो तुझे ही बनानी है ना। ईशिता कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, माँ अभी मैं बस अपनी बेटी के साथ थोड़ा अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन सच तो ये था कि वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके जाने के बाद विनोद को उसकी कमी महसूस होगी
और कुछ दिनों में उसे वापस लेने जरूर आएंगे। लेकिन देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। न ससुराल में किसी का फ़ोन आया और ना ही किसी ने उसकी खबर ली और ना ही कोई छोटी सानवी से मिलने आया। अब इशिता को अपने मायके आने का फैसला भी गलत लगने लगा था। वो खुद से सवाल करने लगी, आखिर मैं कब तक गलत फैसले लेते रहूंगी। पहली गलती मैंने तब की जब माँ बाप की पसंद से शादी करके विनोद जैसे इंसान को अपना पति मान लिया। और अब दूसरी गलती कि गुस्से और दर्द में आकर घर छोड़कर मायके चली आई। उसका मन हर पल उलझता जा रहा था। कभी वो सोचती, क्या मुझे विनोद को छोड़ देना चाहिए, तो अगले ही पल उसके मन में आता, क्या मैं तलाक के कागज़ भिजवा दूं? लेकिन फिर उसका दिल उसे रोक देता। वो खुद से कहती, उन्होंने शायद मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, लेकिन मैंने तो हमेशा सिर्फ उन्हीं को चाहा है। मैं उनसे अलग कैसे रह सकती हूँ। अब इशिता ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगी थी। हर छोटी बात उसे अंदर तक परेशान कर रही थी। धीरे धीरे इसका असर उसकी सेहत पर दिखने लगा था। वो ठीक से न खा पाती थी और ना ही चैन से सो पाती थी। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, आखिर मुझे करना क्या चाहिए। उसे अपने फैसलों से डर लगने लगा था। उसे लगता था कि जिंदगी में उसने अब तक जो भी फैसले किए हैं वो सब गलत साबित हुए हैं। एक दिन उसकी माँ उससे खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने हिचकते हुए कहा, बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे एक बात पूछूं? इशिता ने थकी हुई आवाज़ में कहा, अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता माँ, आप कहिए। उसकी माँ ने कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद का बाहर किसी और से रिश्ता हो? ये सुनते ही इशिता चौंक गई। उसकी माँ आगे बोली, अक्सर ऐसा होता है बेटा, जब पति अपने पत्नी से दूरी बनाने लगे, उसकी तरफ ध्यान ना दे, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में कोई और होता है। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जिस तरह तू विनोद के व्यवहार की बातें बताती है, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने शादी सिर्फ घर वालों की खुशी और इज्जत के लिए की है, मगर दिल से तो वो आज तुझे भी अपना नहीं पाए। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी और से छिपकर बात कर रहे हो, या फिर कभी किसी को देखा हो जिससे तुझे उस पर शक हुआ हो? इशिता ने तुरंत सिर हिलाया। वो बोली, नहीं माँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ वो ऐसे इंसान नहीं है। वैसे भी वो ज़्यादातर समय घर पर रहते ही कहाँ हैं। सुबह जल्दी कोर्ट के लिए निकल जाते हैं और रात को सीधे घर लौटते हैं, फिर किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, तू चाहे माने या ना माने, लेकिन मुझे अब विनोद के व्यवहार पर शक होने लगा है। इशिता घबराकर बोली, तो मैं अब क्या करूँ माँ? क्या सच में मैं उन्हें तलाक दे दूँ? उसकी माँ ने तुरंत कहा, तलाक लेने से पहले सच जानना जरूरी है बेटा। पहले ये तो पता कर कि आखिर बात क्या है। इशिता उलझन में बोली, लेकिन कैसे? क्या मैं उनका पीछा करूं? अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे मामा का एक दोस्त है, भी वकील है, मैं उससे बात करती हूँ, शायद वो किसी तरह मदद कर दे। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। लेकिन अब इशिता की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वह पहले ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर परेशान थी और अब उसकी माँ की बातों ने उसके मन में एक और नया डर पैदा कर दिया था। हालांकि वो ये जानती थी कि उसकी माँ पूरी तरह गलत नहीं थी। अगर कोई पति अपनी पत्नी से इतनी दूर दूर रहने लगे तो उसके पीछे का कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगा। इसीलिए अब इशिता कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती थी। उसने तय किया कि पहले वो ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर विनोद के मन में चल क्या रहा है। हालांकि वो ये सब अपनी माँ के कहने पर कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, विनोद वैसा इंसान ना निकले
जैसा मेरी माँ सोच रही हैं, क्योंकि उनकी बेरुखी तो मैं सह सकती हूँ, लेकिन उनकी बेवफाई कभी नहीं। इशिता की माँ ने अपने भाई से बात कर ली थी। उन्होंने कहा था, मुझे बस 1 हफ्ते का समय दो, फिर मैं पूरी सच्चाई पता करके बताऊंगा आखिर मामला क्या है। लेकिन इशिता के लिए एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से 1 हफ्ते का इंतजार। दिन तो वो अपनी नन्ही बेटी सानवी के साथ हंसते खेलते किसी तरह गुजार देती, लेकिन जैसे ही रात होती विनोद की यादें उसे घेर लेती। उसे ऐसा लगता जैसे उसके जीवन का कोई हिस्सा अधूरा रह गया हो। माँ बनने के बाद भी उसके मन में एक खालीपन खत्म ही नहीं हो रहा था। अब तो उसे यही लगने लगा था कि शायद पति का सच्चा प्रेम उसकी किस्मत में ही नहीं लिखा है। 3-4 दिन यूं ही बीत गए, लेकिन इशिता की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक उसके ससुराल से फ़ोन आया। फ़ोन पर बताया गया कि उसकी दादी सास की तबीयत अचानक फिर से बहुत ख़राब हो गई है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह बार बार इशिता को याद कर रही हैं, इसीलिए उसे तुरंत वापस आना होगा। ये सुनते ही इशिता के चेहरे पर जैसे बरसों बाद चमक लौट आई। दादी की हालत सुनकर उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मन के किसी कोने में उसे राहत भी मिली कि आखिर उसे वापस अपने ससुराल जाने का मौका मिल गया। जिस घर में वह मजबूरी से दूर हुई थी, वहां लौटने के लिए उसका मन कब से तड़प रहा था। उसने बिना देर किए अपना सामान पैक किया और माँ को सारी बात बताकर ससुराल के लिए निकल पड़ी। जब इशिता ने दोबारा उस घर की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बरसों बाद अपने घर में लौटी हो। अब मायका उसे अपना घर नहीं लगता था। उसके लिए तो वही आंगन उसका संसार था जहाँ विनोद रहता था। वह धीरे धीरे अपने कमरे में पहुंची। कमरे में हर चीज वैसी ही सजी हुई थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। यह देखकर उसके आंसू रुक नहीं पाए। वह काफी देर तक वहीं बैठकर रोती रही। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि गुस्से और दुख में उसने अपना घर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचकर उसने देखा कि दादी आईसीयू में भर्ती थी। उनकी हालत देखकर इशिता का दिल बैठ गया। वहां उसकी सास, ससुर, जेठानी भी मौजूद थे। इशिता ने सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी उसे आशीर्वाद नहीं दिया। किसी ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने इशिता को दादी से मिलने की अनुमति दे दी। इशिता अपनी बेटी सानवी को गोद में लेकर अंदर गई। उसने दादी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। दादी ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया कि उनके पास जाकर बैठे। जैसे ही इशिता उनके करीब बैठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दादी ने धीरे से अपने चेहरे का ऑक्सीजन मास्क हटाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा प्लान काम कर गया ना? इशिता हैरानी से उसे देखने लगी। दादी, मैं कुछ समझी नहीं। दादी ने धीमी आवाज में कहा, तेरे जाने के बाद मुझे पता था कि इस घर में कोई भी तुझे वापस बुलाने नहीं जाएगा। और विनोद को तो मैं बचपन से जानती हूँ। वो बाहर से कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं कहता। मुझे ये भी पता था कि तू यहाँ से चली तो गई है, लेकिन तेरा मन यहीं अटका हुआ है। तू लौटना चाहती है, पर हालात तुझे रोक रहे हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, मैं इस घर में अब बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा। जब औरत का पति उसके हाथ में नहीं रहता, तब धीरे धीरे उसकी बातों की अहमियत भी खत्म होने लगती है। मैं चाह कर भी किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर तुझे नहीं बुला सकती थी। इसीलिए मैंने खुद को बीमार दिखाने का नाटक किया ताकि तुझे वापस बुलाया जा सके। ये सुनते ही इशिता फूट फूट कर रोने लगी। वह दादी से लिपट गई। दादी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? अगर आपको कुछ हो जाता तो? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये बूढ़ा शरीर अब ज़्यादा काम का नहीं रहा बेटा। अगर तेरे टूटते घर को जोड़ने में काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। इशिता रोते हुए बोली, मैं आपका ये एहसान
जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी दादी। दादी मुस्कुराईं। तेरा दर्द मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि जो कुछ तू आज सह रही है वही कभी मैंने सहा था। फिर इशिता ने दादी को छोटी सानवी से मिलवाया। सानवी की मासूम हरकतें देखकर दादी के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान आई। कुछ देर तक दोनों उसी के साथ खेलते रहे और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। इशिता ने प्यार से कहा, अब बस दादी, आपने बहुत मनमानी कर ली। अब आप घर चलिए, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। तभी इशिता की फ़ोन की घंटी बजी। उसकी माँ का फ़ोन था। इशिता ने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से उसकी माँ ने भावुक आवाज़ आई, इशिता, विनोद बिल्कुल साफ चरित्र का इंसान निकला। उसका किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, न ऑफिस में न बाहर, कहीं भी नहीं। मेरी बेवजह उस पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। इशिता की आंखें नम हो गई। उसने शांत आवाज़ में कहा, माफ़ी मत मांगिए माँ। आपने वही किया जो हर माँ अपनी बेटी के लिए करती है। आपको मेरी चिंता थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि अच्छा ही हुआ। अब मेरे दिल को भी सुकून मिल गया। चाहे विनोद कितना भी गुस्सैल और जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन उसके हमारे रिश्ते के बाद भी किसी और के करीब का कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर आएगा। आप लोग हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा।